This side. This. Okay, sir. थैंक यू। शुक्रिया मुझे यहाँ पे अपने समक्ष बुलाने के लिए इस अहम विषय पे। तो हमने बहुत सारे लीगल इश्यूज़ जो इस जजमेंट से निकलते हैं उसके बारे में सुना। मैं ब्रॉडली जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो सब जजमेंट हुआ ये एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हो रहा है। इसमें एक तो आर्थिक पक्ष है और एक पॉलिटिकल है, तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। और जो आर्थिक पक्ष में बताना चाहूँगा किस प्रकार से जो हमारी फिलॉसफी है समाज में वो ही बदल रहा है, और इसलिए ये चीज़ें पे बहुत प्रोटेस्ट नहीं हो रहा जितना प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो बुनियादी चेंज आ रहा है उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, पर उतना प्रोटेस्ट समाज में नहीं आ रहा है। तो मैं ये दोनों चीज़ों पे थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जो रिजर्वेशन का जो आइडिया था वो ये था कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को हमें ख़त्म करना है। ये हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस है ये सिर्फ इक्विटी की बात नहीं है कि मतलब इकोनॉमिक इक्विटी हो, ये है सोशियो पॉलिटिकल इनजस्टिस जो हुआ है इतने साल से, और वो सिर्फ इकोनॉमिक उससे बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो ये है कि अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस भी करें जिसको हम इक्विटी बोलते हैं तो हो सकता है थोड़ा तेज़ी से हो, लेकिन वो जो इक्विटी की भी सवाल है इकोनॉमिक, वो भी आज की जो नई आर्थिक नीतियां हैं उनके तहत अब हमारे समक्ष नहीं है, वो हमारे जहन में नहीं है। जो न्यो क्लासिकल पैराडाइम है वो इक्विटी की बात अब नहीं करता है। जो पहले कम से कम 1991 के पहले इक्विटी की बात होती थी वो भी बात अब ख़त्म हो गई है। तो जो ये रिजर्वेशन की नीति है उससे जो भी थोड़ा बहुत मिला है वो बहुत कम मिला है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसी प्रकार से चल रहा है जैसे कि पहले चल रहा था। ये बात है कि शायद शहरों में जो लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे जात पात का वो सवाल कम हो जाता है, गांव में बहुत ज़्यादा रहता है, तो शहरीकरण से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ये समस्या वैसे ही बनी हुई है। तो वजह क्या है कि हमारे जो ये आर्थिक चीज़ें हैं उसमें ये क्या हो रहा है। तो जो हमारा कमिटमेंट है एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, वो कमिटमेंट बहुत कम है इसकी तरफ, और उसके पीछे हमारे सोशल एटीट्यूड्स हैं। जो मतलब ऊंची जातियां हैं उनके जो सोशल एटीट्यूड्स हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं अपने लेखों में कि जो सामाजिक प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे बदलती है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली कंडीशन होती है। आपके पिताजी, आपके माता, आपके दादा परदादा वो क्या सोच रहे हैं उससे कंडीशनिंग होती है। तो सोशल चेंज तो धीरे धीरे आता है, इकोनॉमिक चेंज है वो आप ज़्यादा तेज़ी से ला सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगा अपने प्रेजेंटेशन में कि जो इकोनॉमिक चेंजेस आने चाहिए थे वो भी उस प्रकार से नहीं आ पाए हैं जिस प्रकार से ये सामाजिक बदलाव आता। तो ये दोनों समस्याएं हैं, एक तरफ सामाजिक है और एक तरफ आर्थिक है, ये दोनों को हमको समझना पड़ेगा। तो जो आर्थिक पक्ष है उसमें हमें देखना है कि जो काम जो है, लोगों के हाथ में जो काम है वो कितना है। अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है ऑन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ गांधीयन ग्रुप्स ने एक हमारा कमीशन सेटअप किया था, मैं चेयरमैन था, प्रशांत भूषण थे, प्रोफेसर ऋतु दीवान थे, 2-3 यूथ एक्टिविस्ट थे। तो हम लोगों ने उसको स्टडी किया कि ये समस्या आज कितनी जटिल है, जो बेरोज़गारी की समस्या है। तो बेरोज़गारी की समस्या एक है जो बहुत अहम है, जिसके बिना मुझे लगता है कि ये समस्या चलती रहेगी, ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जितनी बेरोज़गारी है, मैं उस पर थोड़े आंकड़े थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन बेरोज़गारी से समाज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाता है। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों बढ़ता है वो भी मैं थोड़ा बताऊँगा। और दूसरा, शिक्षा बहुत अहम है। शिक्षा से कॉन्शियसनेस बदलती है। मतलब अगर शिक्षा जो होती है वो सोसाइटी को रिप्रोड्यूस करती है एक तरफ, पर अगर बदलाव चाहिए तो शिक्षा बदलाव ला सकती है, उससे हमारी कॉन्शियसनेस बदलती है। तो अगर सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उससे भी बहुत अहम असर पड़ता है। तो बेरोज़गारी और शिक्षा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, और जिस पे जैसे कि बताया गया कि आज जो हमारा कमिटमेंट है एजुकेशन की तरफ वो धीरे धीरे कम होता चला गया है। और वो दिख रहा है, जैसे कि आप बताया कि जेएनयू में ही इतनी परेशानी आ रही है। पहले जिस प्रकार से शिक्षा थी जब मैं था यहाँ पे 2015 तक,
अब मैं जेएनयू को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि जो 2015 से पहले था और जो 2015 के बाद में है। ये इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है। जिस प्रकार से हम लोग ये इन सारे इश्यूज़ को डील करते थे और जिस प्रकार से आज हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन में, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी तेज़ी से इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। उसका एक ही कारण है पॉलिटिकल, कि जो पॉलिटिकल चेंज आया है उसकी वजह से ये हमारे एटीट्यूड में बहुत फ़र्क आया है। तो जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, जिससे थोड़ा बहुत इस रेजर्वेशन की पॉलिसी पे, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है, इस पे असर पड़ता, वो नहीं हुआ है। उसकी वजह क्या है, इसको हमें हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा। जब हम आज़ाद हुए थे सन 47 में, तो जो नीतियां हमने अपनाई थी उनको कहते हैं ट्रिकल डाउन पॉलिसीज़। मतलब कि पहले ऊपर का डेवलपमेंट होगा, वो रिस्क के नीचे चला जाएगा, और फिर उससे डेवलपमेंट होगा तो सब लोग उससे बेनिफिट करेंगे। ये जो थ्योरी थी, ये आर्थर लुइस की थ्योरी थी एक, जो 1954 में, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला। उन्होंने कहा कि जो ऊपर का जो फॉरवर्ड सेक्शन है, जो एडवांस सेक्शन है, वो अब्जॉर्ब करता चलाएगा बैकवर्ड सेक्शन को। तो यानी कि ऊपर ऊपर को डेवलप कर लो और वो अपने आप जो करता जाएगा। अब ये जो थ्योरी है, ये मुझे लगता है कि जो यूरोप की 1810, 1820, 1830 की नीति थी, जबकि टेक्नोलॉजी में इतना फ़र्क नहीं था एडवांस सेक्टर और बैकवर्ड सेक्टर में। ये 1950s के इंडिया की पॉलिसी नहीं हो सकती थी। यहाँ पे फॉरवर्ड सेक्टर और बैकवर्ड सेक्टर के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा था। और जो यूरोप की उस समय कंडीशंस थी, अमेरिका खुल रहा था, एक्स्ट्रा लेबर वहाँ जा सकता था, कॉलोनीज थी जहाँ से आप कैपिटल एक्सट्रैक्ट करके अपना डेवलपमेंट कर सकते थे, वो सब 1950s के इंडिया में नहीं था। तो इसलिए हमारे यहाँ जो एडवांस सेक्टर है वो तो एडवांस करता चला गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े डैम्स, ये सब हुआ, लेकिन उसमें रोज़गार उस तरह से पैदा नहीं होता जैसे कि और आपके बैकवर्ड सेक्टर में है। तो इसलिए ये जो ट्रिकल डाउन की नीति है, ये 1947 से जो हमने अपनाई, तो उसका असर ये हुआ कि हमारे समाज में तरह तरह का क्राइसिस होता चला गया, और जो गरीबी ख़त्म होनी चाहिए थी वो उस तरह की ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ट्रिकल डाउन उतना हुआ नहीं। और उसके साथ जो इकोनॉमिक इफेक्ट होना चाहिए था हमारे बैकवर्ड सेक्टर्स पे, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पे असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो बैकवर्ड सेक्टर है उसी में ज़्यादा कंसंट्रेशन था, दलित का, महिलाओं का, किसानों का, ये सब, तो उन पे वो असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब इससे जो क्राइसिस हुआ, तो आप देखेंगे 50s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, 60s में कृषि का क्राइसिस हुआ, जिसके चलते हुए अमेरिका ने और वर्ल्ड बैंक ने सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन कराया इंडिया में 67 में। और मिसेस गांधी को समझ में आया कि ये जो हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा कृषि में, नहीं तो कभी भी हमें अमेरिका और एडवांस जो कंट्रीज़ हैं वो दबा सकते हैं। फिर आप देखिए 70s में आते हुए 72-74 में ज़बरदस्त इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि उस समय क्रॉप फेल कर जाती है, और 75 में इमरजेंसी आ जाती है, तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी उसके साथ जुड़ा है। 79-80 में फिर आप देखें अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान और ये सब होता है वहाँ पे, और फिर जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, हमारे यहाँ ड्राउट आ जाता है, और ज़बरदस्त हमको IMF पे जाना पड़ता है 1980 में, और IMF की कंडीशनैलिटीज़ माननी पड़ती हैं। तो IMF की कंडीशनैलिटी में क्या था कि अर्थव्यवस्था को खोलिए, कंज्यूमरिज्म आप करिए, आप कंजम्पशन बहुत कम कर रहे हैं। तो 1982 का अगर आप देखें तो एशियन गेम्स जब हुआ, तो उस समय मारुति कार, कलर टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें आई। कंज्यूमरिज्म का दौर तब से शुरू होता है। अब उस कंज्यूमरिज्म के दौर में क्या होता है कि हमने इंपोर्ट बहुत करना शुरू कर दिया। हमें मतलब ये कहा जाता था, वर्ल्ड बैंक और जो वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हमारी सरकार में आ गए थे, ये आप देखेंगे मिड 70s से IMF के, वर्ल्ड बैंक के जो बड़े बड़े लोग थे वो सरकार में यहाँ पे आ गए थे। तो उसको हम रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी बोलते हैं। रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी का मतलब है कि वही लोग IMF में है, वर्ल्ड बैंक में है, ADB में है और हमारी सरकार में है, तो वही एक ही तरह की नीति अपना रहे हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक IMF का हमारे उसमें ये जो दखल बढ़ता चला गया 1975 के बाद, और इसी से हमारा राइट विंग ड्रिफ्ट होने लगा। सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, उसमें राइटवर्ड ड्रिफ्ट हमारा इमरजेंसी के दौरान शुरू हुआ। संजय गांधी आ गए, उन्होंने बहुत राइट विंग पॉलिसी चलानी शुरू की। जनता सरकार आई, वो भी राइट विंग हुई, उसने पब्लिक सेक्टर को तोड़ना शुरू किया। जैसे कि BHEL है, उसका जो कोलैबोरेशन था रशियंस के साथ, और उसको तोड़ के फिर सीमेंस के साथ किया गया। तो सीमेंस में KDW होता है, KDW ने कहा हम टेक्नोलॉजी तो देंगे नहीं, रूस से कम टेक्नोलॉजी मिल जाती थी। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हमने अब्जॉर्ब की थी वो ख़त्म कर दी। तो पब्लिक सेक्टर का जो हश्र हुआ है
वो आप समझिए कि 1975 के बाद से शुरू होता है, जब से पहले इमरजेंसी और फिर जनता सरकार के आने से। और ये जो स्थिति है उससे जो हमने कंज्यूमरिज्म स्टार्ट किया आईएमएफ के दबाव में 1982 से, तो हमारा जो फॉरेन डेट था जो 1980 में $10 बिलियन का था वो $90 बिलियन हो गया बाय द एंड ऑफ द 89 में। और जब ये क्राइसिस आया, ऑयल क्राइसिस आया, तो फिर हमारी स्थिति बहुत गंभीर हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था जो वो डेट को लौटाने का, उसका इंटरेस्ट पे करने का, उसका जो कैपिटल रीपे करने का। तो फिर हमें आईएमएफ के पास दोबारा जाना पड़ा। और जब आईएमएफ के पास अब दोबारा गए तो उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने 7 पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए थे कि आपको क्या रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे वो एक डॉक्यूमेंट में था कि आपको 22% डिवैल्यूएशन करना है, तो हमने एग्जैक्टली 22% डिवैल्यूएशन किया। मैंने उस समय के जो फाइनेंस का जो वो था वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट, तो उसमें था कि आप किस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर को खोलेंगे। तो नरसिम्हम कमेटी बनाई गई। नरसिम्हम कमेटी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे वो एग्जैक्टली वो थे जिसका उत्तर वो फाइनेंस वाली कमेटी की रिपोर्ट में था। तो वो सिर्फ उन्होंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया। तो जो हमारा प्रोग्राम है 1990 के बाद, जो नई आर्थिक नीतियां हैं, वो पूरा वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के दबाव में था। उसको बोलते हैं कंडीशनैलिटीज एंड क्रॉस कंडीशनैलिटीज। कंडीशनैलिटी लगाई जाती हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और फिर क्रॉस कंडीशनैलिटी होते हैं। जैसे कि अगर आपको ये डिक्लेयर करना है कि आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो आपको एग्जेम्प्ट हो, तो आपको फिर WTO के पास जाना पड़ता है। और WTO के पास जाएंगे तो कहेंगे अर्थव्यवस्था खोल दो। तो आप मतलब आईएमएफ के पास जाएं तो वो बोलेंगे खोल दो, WTO के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं खोल दो, वो सारी एक हैं। उसी तरह जैसे कि हमारा मैंने एनर्जी वाला जो उनका डॉक्यूमेंट है उसको स्टडी किया, तो उसमें कहा एनर्जी के उसमें कि हम लोन आपको देंगे, तो उसको बोलते थे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन के लिए आपको क्या करना है, आरबीआई को ऑटोनॉमी देनी है। अब एनर्जी का आरबीआई की ऑटोनॉमी से क्या ताल्लुक है? और फिर कि वैल्यू एडेड टैक्स आपको इंप्लीमेंट करना है, वैल्यू एडेड टैक्स का एनर्जी से क्या ताल्लुक है? ये क्रॉस कंडीशनैलिटीज, इन क्रॉस कंडीशनैलिटीज के चलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह खुलती चली गई। तो ये जो 1991 में जो तब्दीली आई, इसको मैं बोलता हूँ पैराडाइम शिफ्ट। 1947 का पैराडाइम शिफ्ट है, 1991 का पैराडाइम शिफ्ट है। बीच में पॉलिसी थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे जो पॉलिसी बदली वो एक 1947 में और एक 1991 में। 1947 का जो पैराडाइम था वो हमें आज़ादी तभी मिली थी, हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसकी समझ थी कि जो समस्याएं हैं व्यक्ति की, वो समस्याओं के लिए वो व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, समाज जिम्मेवार है। क्योंकि ब्रिटिश ने स्कूल नहीं बनाए, डिस्पेंसरीज नहीं बनाई, उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, रोजगार नहीं दिया, इसलिए समस्या है। और कोई जो गरीब आदमी है वो अपनी गरीबी खुद नहीं ख़त्म कर सकता, वो अपने आप को रोजगार नहीं दे सकता। तो इसलिए हमने कहा कि एज अ कलेक्टिव हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और कलेक्टिव क्या? सरकार। तो सरकार का बड़ा रोल अर्थव्यवस्था में कि अगर गरीबी खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, शिक्षा का जो अभाव है वो खत्म करना है, स्वास्थ्य का अभाव है वो खत्म करना है, तो हमको कलेक्टिवली वो करना है एज अ स्टेट। तो स्टेट वाज गिवन अ लार्ज रोल इन 1947 टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तो एक मतलब पॉजिटिव फीचर था इन पॉलिसीज का, हालांकि वो ट्रिकल डाउन पॉलिसीज थी। 1991 में आके वो जो पॉलिसी थी उसको 180 डिग्री से उलट दिया, मतलब पॉलिसीज वर टर्न्ड ऑन देयर हेड एज इट इज सेड, है ना। अब ये है कि भाई इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर प्रॉब्लम, कलेक्टिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो अगर आपको रोजगार चाहिए तो बाजार में जाइए, शिक्षा चाहिए तो बाजार में जाइए, स्वास्थ्य चाहिए तो बाजार में जाइए। तो इसको मैं बोलता हूं बाजारीकरण की नीतियां। तो 1991 में बाजारीकरण की नीतियां आ गई, और ये जो पॉलिसीज थी ये और भी ज्यादा ट्रिकल डाउन पे आधारित थी। यहाँ पे अब गरीब आदमी के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जैसे कि बताया आपने कि पहले बजट ज़्यादा होता था, बजट में कटौती हो गई शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह के, क्योंकि अब ये हो गया कि आप बाजार में जाइए, बाजार से आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गरीबी खत्म करने की, शिक्षा देने की, स्वास्थ्य देने की, वो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र का क्राइसिस है, जो स्वास्थ्य में क्राइसिस है, वो सारा उससे और ज़्यादा तेज़ हो गया। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया इसका बहुत बड़ा असर हुआ। तो हमारी जो प्रायोरिटी है देश की, प्रायोरिटी बदल गई 1991 के बाद। प्रायोरिटी हो गया कि अब बिजनेस को मदद करना है, तो जिसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड नीतियां। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब ये नहीं कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई साइड नीतियां मतलब कि हम कंसेशन देंगे बिजनेसेस को, बिजनेस को कंसेशन देंगे, हाँ, और वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से फिर ग्रोथ होगी।
ये एक थ्योरी है सप्लाई साइड नीतियों की। अब सप्लाई साइड नीतियों के चलते हुए आप बिजनेस को ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर अपने आप ही जो आम आदमी है उसको कम मिलेगा, जो गरीब आदमी है उसको नहीं मिलेगा। और गरीब आदमी जब बाजार में जाएगा तो बाजार में उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बार्गेन कर सके, तो अगर वो कैंपेन बाजार में वो कर नहीं सकता है तो ये जो नीतियां आई, अब इसमें क्या था कि हमें इंडस्ट्रियलाइज और करना है, अर्बनाइज और करना है, ट्रिकल डाउन की नीतियों में। तो इंडस्ट्री पे एम्फेसिस, तो एग्रीकल्चर से सरप्लस निकाल के इंडस्ट्री में डालना है, और रूरल एरिया को प्रेफरेंस देने की जगह अब हम अर्बन एरिया को प्रेफरेंस देंगे। और जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत महंगा होता है। जैसे कि दिल्ली में अगर आपको कोई एक स्कूल लगाना है तो उसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि जब ज़मीन इतनी महंगी है, वहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। 10 करोड़ में तो आप 10 स्कूल गांव में लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो बदल गया ये सारी नीतियों के चलते हुए। और हमने जो एक्सक्यूज़ जो सरकार ने दी कि गरीबी बहुत है देश में, इसलिए हमारे पास साधन कम है। लेकिन अगर अमीर की संख्या ज़्यादा है और हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है टुवर्ड्स द रिच पीपल, तो हम उनसे जो टैक्स ले सकते थे, पर लेकिन हमने टैक्स नहीं लिया। तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो है वो समझिए 2.5% के आसपास रहा, जबकि ज़्यादातर देशों में जो वो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो डेवलपिंग कंट्रीज में भी 7-8% होता है, एडवांस कंट्रीज में 20-24% होता है। तो हमने जो अमीर लोगों से टैक्स इकट्ठा करना चाहिए, जिससे जो डायरेक्ट टैक्स से होता है, वो हमने बहुत कम इकट्ठा किया। और हमने कहाँ पे निर्भर हुए? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सब पे लगता है। आपने जूता खरीदा, चप्पल खरीदी, कटोरी खरीदी, स्कूल बैग खरीदा, स्कूल की टेक्स्ट बुक खरीदी, सब पे टैक्स है। तो जो गरीब है वो भी टैक्स नेट में है। तो अभी प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने अगस्त 15 के भाषण में कहा कि हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। हालांकि 6 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उसमें से 3.5 करोड़ हैं जो नील रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब उनकी जो टैक्सेबल इनकम नहीं है। जो गरीबी की बात आपने कही, तो यानी कि 140 करोड़ में से 6 करोड़, तो वही आप देखिए परसेंटेज 4.5% के करीब है। उसमें से भी आधे लोग हैं जो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बाकी जो हैं उसमें से जो आधे बचे वो बहुत कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसलिए इफेक्टिव टैक्स पेयर सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं। ये जो डेटा है ये ई श्रम पोर्टल का डेटा अभी आया है। तो ई श्रम पोर्टल क्या है? सरकार को डांट पड़ी सुप्रीम कोर्ट से कि इतने लोग पलायन कर रहे हैं, आप कुछ डेटा दीजिए कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। तो फिर ई श्रम पोर्टल खोला गया। तो ई श्रम पोर्टल में भी 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं। इन 28 करोड़ लोगों ने यह बताया कि 94% लोग कह रहे हैं कि हमारी आमदनी 10,000 रुपए से कम है, 10,000 रुपए प्रति माह से कम है, यानी कि साल में 1,20,000। और हमारा टैक्स कहां शुरू होता है? 2.5 लाख पे हमें रिटर्न फाइल करना होता है और 5 लाख पे हमें जब टैक्स पे करना पड़ता है। तो उससे आप समझिए 1/4 पे। तो ज़्यादातर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये बात नहीं है कि हमारे संसाधन कम हैं। हमारी समस्या क्या है कि इतनी डिस्पैरिटी हो गई है कि अमीरों पे टैक्स नहीं लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कम है, इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है जो सब लोगों पे लग रहा है। और दूसरी समस्या क्या है? काले धन की अर्थव्यवस्था। काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी बेतहाशा बढ़ी है, उसके चलते हुए जो गैर बराबरी है वो और ज़्यादा बढ़ गई। हमारे प्रोफेसर कैल्डोर आए थे कैम्ब्रिज से 1955-56 में उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि काले धन की अर्थव्यवस्था 4 से 5% है जीडीपी का। अब मेरा अनुमान जो अभी हमने 2012 के लिए अनुमान लगाया था, जो 2016 में ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल में आया था, कि वो 62% हो गई। तो काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। यानी कि उस समय अगर आप देखें तो 150 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में करीब 100 लाख करोड़ रुपया जो ब्लैक इनकम जनरेशन एक्स्ट्रा है। अब ब्लैक इनकम जनरेशन एक्स्ट्रा होने का मतलब है कि उस पर आपको टैक्स नहीं मिल रहा। अगर ये टैक्स नेट में आ जाता ये 60%, तो 40% इसका आपको मिलता, तो 24% अतिरिक्त आपका टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाता। तो जो 2.5% है वो 27% हो जाता। तो जितना एडवांस कंट्रीज में टैक्स आता है उतना टैक्स आता। तो जो हम कहते हैं शिक्षा के लिए अभाव है, स्वास्थ्य के लिए अभाव है, रोजगार पैदा करने के लिए अभाव है, वो अभाव खत्म हो जाता। हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है जो 10% के आसपास है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता।
क्योंकि 24% आपको अतिरिक्त मिलता, 10% आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो खत्म हो जाता, 14% जो अतिरिक्त है उससे आप शिक्षा में 4% की जगह आप 10% लगा सकते थे, स्वास्थ्य में 1.2% की जगह आप 3%, 5% लगा सकते थे, और फिर रोजगार पैदा होता उससे। तो यानी कि जो सारी समस्या है वो हमारे जो इलीट वर्ग है उसने क्या किया कि 1950s के बाद बहुत बड़े लेवल पे काले धन की अर्थव्यवस्था जनरेट की। उससे जो मार्जिनलाइजेशन है हमारे समाज में, वो मार्जिनलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ गया। तो जो मार्जिनलाइज था वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गया। तो इसकी वजह से जो ट्रिकल डाउन है वो और ज़्यादा बिगड़ गया। ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, जो सारा डेवलपमेंट है ऊपर हुआ। तो मैंने अपनी किताब में जो 1999 में ब्लैक इकॉनमी वाली किताब है उसमें बताया कि अगर वाइट इकॉनमी देखें तो अगर टॉप 3% ले लें और बॉटम 40%, और उसको मान लें बॉटम 40% गरीबी की रेखा के करीब है, तो उनमें वाइट में जो रेशियो आता है 12:1, पर ब्लैक उसमें जोड़ दें तो 60:1 हो जाता है। तो असली जो इनइक्वालिटी है वो ब्लैक इकॉनमी से आती है, और गरीबी के एक बहुत बड़ा कारण है हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था, जिस पे सरकार ने जानबूझ के कंट्रोल नहीं किया है। तो ये ब्लैक इकॉनमी की जो समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ही हुआ। अब ये जो असंगठित क्षेत्र है उसको हमने इनविजिबलाइज कर दिया है, मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा में असंगठित क्षेत्र नहीं आता है। डेटा में हम मान लेते हैं कि असंगठित क्षेत्र को जब हमको जीडीपी में नापना है तो किस प्रकार से हम नापेंगे? संगठित क्षेत्र जैसे कर रहा है वैसे ही असंगठित क्षेत्र कर रहा है। अब ये बात नोटबंदी के पहले तो ठीक हो सकती थी, पर नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को धराशायी कर दिया और संगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचा। तो कितनी ही अभी रिपोर्ट आई हैं कि नोटबंदी के बाद संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। तो अभी आपके एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी अभी जून में रिपोर्ट आई कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इसीलिए प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मार्केट शेयर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि छोटी इकाइयां जो हैं वो इससे डील नहीं कर पा रही हैं। उसी तरह प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, वहाँ पे 5 बड़ी इकाइयाँ हैं, 25 छोटी इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयों का जो डिमांड है वो 24% बढ़ रहा है। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि ये जो छोटी इकाइयाँ हैं ये जीएसटी से डील नहीं कर पा रही हैं और इसलिए जो डिमांड हमारी तरफ आ जा रही है। उसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, लेदर गुड इंडस्ट्री हो गया, सब इंडस्ट्री से आ रहा है कि जहाँ पे जैसे कि लेदर गुड्स इंडस्ट्री में 80% असंगठित क्षेत्र है, वहाँ पे डिमांड कम होती जा रही है और यूनिट्स बंद हो रहे हैं। विजिबलाइज कर दिया है, उसकी तरफ नीति धारकों का कोई ध्यान नहीं है। तो जो ये रिजर्वेशन की बात है वो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन वो भी दिखा रही है कि वो अब असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक आर्थिक पहलू है और एक पॉलिटिकल पहलू है, जैसे मैं पहले कहा था। और इसके साथ आप देखें कि जैसे अभी इनको मौका मिला, पैंडेमिक के दौरान पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं था, तो जो ये पहले से ट्राई कर रहे थे कि फार्म बिल्स ले आए, 3 फार्म बिल। ये 3 फार्म बिल क्या थे कि जो ट्रेड इन एग्रीकल्चर है उनको बड़े बड़े इकाइयों को सौंप दें। अडानी हैं, अंबानी हैं, ऐसे और बहुत हैं जो अब एग्रीकल्चर ट्रेड में घुस गए हैं, उनके हाथ में कैसे चला जाए। तो जो 85% हमारे छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं, वो इसमें परेशानी में आ जाएंगे और डर ये है कि वो फिर लैंडलेस लेबरर बन जाएंगे, वो और ज़्यादा स्लिप कर जाएंगे नीचे। और दूसरा उन्होंने लेबर कोड, जो लेबर कोड की बात चल रही है बहुत समय से कि लेबर को कैसे जो है बिग बिजनेस के हाथ में थमा दिया जाए, तो लेबर कोड, तो यानी कि ये जो नीतियां हैं, जो सप्लाई साइड नीतियां हैं, उसमें प्योरली प्रो बिग बिजनेस पॉलिसीज हैं। उनका ये एम है कि यहाँ पे बहुत बड़े मोनोपलीज क्रिएट कर दें। अब ये मोनोपलीज जो क्रिएट करेंगे इससे क्या होगा? एक तरफ मोनोपलीज होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, एक तरफ असंगठित क्षेत्र वाले, इनके बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा अगर आप देखें तो ये 1975 के बाद जो नीतियाँ आई हैं उसकी वजह से है। और 75 क्यों एक मार्कर है? हमारे यहाँ तो इमरजेंसी थी, लेकिन 75 से सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ता चला गया और चाइना में 180 डिग्री टर्न आ गया। जब माओ की डेथ हुई, दंग शाओपिंग आए, तो दंग शाओपिंग ने कहा वी हैव टू कैच माइस, द कैट हैज़ टू कैच माइस, इट डजंट मैटर व्हाट द कलर इज, ब्लैक और वाइट, सिर्फ चूहे ही तो पकड़ने हैं। हाँ, तो कैसे भी पकड़ो, कैपिटलिज्म से पकड़ो, सोशलिज्म से पकड़ो, जैसे करो आप करो। तो वो सोशलिज्म विद अ डिफरेंस आ गया, तो स्टेट कैपिटलिज्म वहाँ पे भी आ गया। तो ये जो नीतियाँ हैं ये बहुत बड़े लेवल पे एक स्ट्रेटेजिक जो चेंज आया है। आप देखें मार्गरेट थैचर 78 में आती हैं, उन्होंने ट्रेड यूनियंस को तोड़ा सबसे पहले। तो ट्रेड यूनियंस को तोड़ा, कैपिटल को स्ट्रेंथन किया, तो कोल माइनर्स को सबसे पहले तोड़ा, फिर जो प्रिंट वर्कर्स हैं उनको तोड़ा,
और ये फिर जब नीतियां जो रेगन साहब आ जाते हैं 1980 में अमेरिका में, तो उन्होंने भी यही नीतियां अपनाई, तो इसको रेगनिज्म एंड थैचरिज्म बोलते हैं। और इसको जो विलियमसन साहब हैं 89 में उसमें संज्ञा दी कि दिस इज कॉल्ड द वॉशिंगटन कंसेंसस। जो वाई वॉशिंगटन कंसेंसस? क्योंकि जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी सारी और संस्थाएं हैं, वो वॉशिंगटन में हैं। अब उनमें कंसेंसस हो गया है कि सारी दुनिया की नीतियां इस प्रकार से चलेंगी। तो कैपिटल बहुत हाईली मोबाइल हो गया है। कैपिटल की मोबिलिटी इतनी है कि आप देखें तो कैपिटल मतलब जो GDP है दुनिया का वो करीब $97 ट्रिलियन है, जबकि कैपिटल मूवमेंट साल के करीब $1800 ट्रिलियन है। मतलब उससे 18-20 गुना ज़्यादा मूवमेंट है। तो वो हावी हो गए हैं। तो इसलिए जब आपने देखा कि 2007-8 का ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फेल कर रही थी। तो एक AIG है जो सबसे बड़ी दुनिया की जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो फेल कर रही थी, तो उसको $350 बिलियन की सपोर्ट दी अमेरिकन सरकार ने विद इन 2 मंथ्स। लेकिन जनरल मोटर्स, जिसमें एम्प्लॉयमेंट AIG से दुगना, उसको सपोर्ट नहीं किया। AIG को $350 बिलियन मिल गया, और जो जनरल मोटर्स है वो सिर्फ $25 बिलियन मांग रहा था, $25 बिलियन नहीं दिया। और फिर 6 महीने बाद सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $25 बिलियन मिला, पर AIG को तुरंत, क्योंकि वो कहा कि दिस टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल एक नई चीज आ गई कि ये बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, ये फेल हो गए तो सारा कोलैप्स हो जाएगा। जैसे लेहमा ब्रदर्स हुआ था सितंबर 2008 में, तो उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में कोलैप्स आने लगा था। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल एक बड़े लेवल पे हावी हो गया है। अब वो जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल जो हावी हुआ है, उससे लेबर कमजोर होता चला गया। तो एक तरफ आप देखिए कि पॉलिटिकल चेंज आता है, स्ट्रेटेजिक चेंज सोवियत यूनियन में और चाइना में, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, जिससे फाइनेंस हावी होता चला जा रहा है। और जो फाइनेंस के हावी होने से क्या होता है कि आप हर नेशन स्टेट से कंसेशन ले रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो नेशंस को आपस में लड़वा देते हैं। साउथ कोरिया हमें ये कैपिटल गेन्स का टैक्स का कंसेशन दे रहा है, आप देंगे तो हम आएंगे, आप नहीं देंगे तो हम नहीं आएंगे। तो वो नेशन स्टेट्स को लड़वा देता है, और विद इन नेशन स्टेट्स को लड़वा देता है। यानी कि आंध्र प्रदेश में हमें ये कंसेशन मिल रहा है तो आप गुजरात में देंगे तो हम आएंगे, गुजरात में ये मिल रहा है तो हम आएंगे, नहीं तो यूपी में हम जा रहे हैं। तो हर जगह कंसेशन ले रहे हैं। और ये कंसेशन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये कंसेशन लीगल भी है। जो मतलब जो लेबर ने एक गेन किया था समाज में, देखिए समाज में बदलाव तो धीरे धीरे आता है ना, तो गेन करने के लिए मूवमेंट्स वगैरह खड़े होते हैं। तो जो मूवमेंट्स वगैरह हुए जिससे लेबर थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ था, वो रिवर्स हो गया। अब जो आप बताएंगे कि किस प्रकार से जो लेबर के प्रति जो लॉज वगैरह हैं वो धीरे धीरे 91 के बाद बदलते चले जा रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे, फैक्ट्री में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ JNU में भी कि 100 मीटर की दूरी तक आप जो प्रोटेस्ट करें, आप जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में नहीं जा सकते। हर तरह के इस तरह के लॉज आए जिससे लेबर जो कमज़ोर होता चला गया। तो लेबर जो है वो कमज़ोर दुनिया भर में हुआ है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट दुनिया भर में कमज़ोर हुआ है। तो ये जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है, इसको मैं कहता हूँ सॉवरेनिटी ऑफ द नेशंस हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब जो सॉवरेनिटी होनी चाहिए कि हम अपनी नीतियाँ अपने ढंग से चलाएंगे, अपने लोगों के लिए चलाएंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो IMF की कंडीशनलिटी कहती है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो भी आपका जो मेजर कर रही हैं, और अगर क्रेडिट रेटिंग गिरा दिया तो आपका इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा देंगे वो लोग, तो उससे फिर आपका आउटगो फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकारें कहती हैं फिस्कल डेफिसिट जो है, FRBM एक्ट जो लागू किया गया 2005 के बाद कि 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, 0% रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए। तो ये जो सारा किया गया कि हमारा डेफिसिट इतना है, वो क्यों? जिससे कि सरकार की जो पकड़ है अर्थव्यवस्था पे वो कमज़ोर हो। क्योंकि एक तरफ आप टैक्स कंसेशन दे रहे हैं तो आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं डेफिसिट आप नहीं कर सकते हैं, तो डेफिसिट नहीं कर सकते तो आपके खर्चे कम होंगे। तो शिक्षा पे खर्चा कम करिए, स्वास्थ्य पे करिए, तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो ये सोची समझी नीति है जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। यही तो मार्केटाइजेशन है। बाजारीकरण का मतलब ये है कि बाजार आगे बढ़ेगा तो जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं वो आगे बढ़ेंगे और सरकार रिट्रीट करेगी। सरकार जहाँ जहाँ करती है, तो जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके कई तरह के रोल हैं। प्राइस कंट्रोल एक रोल है, दूसरा जो गरीबों को जो प्रोविजन देना चाहिए वो एक दूसरा रोल है, तीसरा है कि जो कमांडिंग हाइट्स की पहले बात होती थी कि कम से कम ये क्रिटिकल सेक्टर्स है, इनमें पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, वो सारे जो हट गए।
तो आप देखें जैसे मदर डेयरी है जहाँ पे, तो मदर डेयरी के पास जो सब्जी बेचने वाला है, तो अगर मदर डेयरी में कोई चीज़ 10 रुपये की बिक रही तो वो जो 50 रुपये नहीं चार्ज कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये चार्ज कर लेगा। अगर एम्स आपके जो हार्ट का जो सर्जरी का 2 लाख रुपए चार्ज करता है, तो अपोलो 20 लाख रुपए नहीं चार्ज कर सकता, वो ज़्यादा 6-7 लाख रुपए चार्ज करेगा। तो कई तरह के रोल हैं पब्लिक सेक्टर के बाजार को कंट्रोल करने के। और मार्केट फेलियर जिसको हम कहते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे है, मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे मार्केट फेल करता है। लेकिन आज ये दुहाई दी जाती है कि मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट में जो हो रहा है वही ठीक है। तो मार्केट एफिशिएंसी को आगे किया गया। अब जब मार्केट एफिशिएंसी को आप आगे करेंगे तो इक्विटी का सवाल नहीं आता। तो हम लोग न्यू लिबरल पैराडाइम में इक्विटी को लिप सर्विस पे करते हैं कि इक्विटी होना चाहिए, चलो आगे चलो, अब एफिशिएंसी कैसे आएगी। ये नहीं देखते कि मार्केट फेलियर बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो ये जो मार्केट फेलियर है, इसके चलते हुए हम लोगों ने जो नीतियां अपनाई हैं वो सारी की सारी प्रो मार्केट नीतियां हैं। जो मार्केट फेलियर उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। तो उससे जो सोशल चेंज आया है वो एक बहुत बड़ा चेंज हमारे समाज में आया है। इससे फिलोसॉफिकल चेंज भी आया है, क्योंकि जो न्यू लिबरल नीतियां हैं वो किस पे आधारित हैं। पहला सैमुअलसन साहब ने जो अपने बेसिक टेक्स्ट बुक में कहा डॉलर वोट, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट नहीं है जो डेमोक्रेसी में होता है। अगर आपके पास $1 तो 1 वोट है, आपके पास $1 लाख है तो 1 लाख वोट है। तो इसमें जो डेमोक्रेसी है वो टूटती है। तो जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति की 30 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है भारत से, एक भारतीय से, तो उनके 30 वोट हो गए, हमारे व्यक्ति का 1 वोट हो गया। तो दुनिया में कौन डोमिनेट करता है? अमेरिकन्स। तो यानी कि क्रिमिनल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पे आप अमेरिकन को नहीं ले जा सकते। नहीं तो बुश को क्यों नहीं ले गए अभी तक, जो उन्होंने जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में युद्ध कर दिया, यूएन के खिलाफ भी किया, वहाँ पे अमेरिकन को नहीं ले जा सकते, बाकी दुनिया भर के सारे लोगों को ले जा सकते हैं। तो ये जो सारी जो नीतियाँ हैं जो डॉलर वोट के चलते हुए, तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल, जितना हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है वो और हाशिए पे हो जाएगा। तो जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो सारे हैं वो और हाशिए पे चले गए हैं इन सारी नीतियों के चलते हुए। तो आज रिजर्वेशन की इसलिए ज़रूरत और भी ज़्यादा हो गई। इसके चलते हुए कहा जाता है कि एटोमाइजेशन हो गया है। जो इंडिविजुअल है उसको बोला जाता है कि ही इज़ अ रैशनल इंडिविजुअल। रैशनल क्या मतलब हुआ कि यू आर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल, कि आप अपना प्रॉफिट खुद बढ़ाएं तो आपकी वेलफेयर बढ़ेगी। आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, एक कार है तो दूसरी कार। तो कंज्यूमरिज्म इसका आधार है। तो कंज्यूमरिज्म इससे बढ़ता है। मोर इज बेटर के चलते हुए ये एक रैशनल इंडिविजुअल की बात होती है। तो ये रैशनल इंडिविजुअल की जो बात हुई, इससे आपको अपना प्रॉफिट खुद बढ़ाना है, यानी यू आर एन एटमाइज्ड इंडिविजुअल, आप अपना ध्यान रखो। तो कलेक्टिविटी इससे किल होती है। तो कलेक्टिविटी ही तो समाज को बनाती है। अब कलेक्टिविटी किल होगी तो सब इंडिविजुअलाइजेशन ही चलेगा। तो ये जो आज इंडिविजुअलाइजेशन चल रहा है, इसके चलते कंज्यूमरिज्म, और कंज्यूमरिज्म का क्या असर होता है? आदमी का ध्यान भटक जाता है। जो कंज्यूमरिज्म है उससे आदमी जो रियल इश्यूज हैं उसके तरह ध्यान न देके और अपने कंज्यूमरिज्म में, अब iPhone 1 आ गया, अब iPhone 5 आ गया, अब iPhone 10 आ गया, हर साल आप मॉडल बदलते रहिए। बच्चों में होड़ जाती है कि भाई मेरे पास ये है, आपके पास ये है, तो उसकी वजह से फिर आप एक मिनट, हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, सॉरी माई सन कॉलिंग। तो अभी क्या हो गया है कि बाजार आगे हो गया है और समाज पीछे हट गया है। और समाज के पीछे हटने से जो सामाजिक हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो आपने कहा कि किस प्रकार से सामाजिक जो दायित्व वगैरह हैं वो सब पीछे चले गए हैं। अब आज सामाजिक दायित्व वगैरह की कोई बात नहीं है। तो इसमें एक जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो बेरोज़गारी है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। तो हमने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 4 तरह की बेरोज़गारी है। एक तो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, यानी कि करीब 19 करोड़ लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है। उसके ऊपर जो पूरे बेरोजगार हैं, जिनको ढूंढ रहे हैं काम लेकिन काम नहीं मिल रहा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपको मतलब हफ्ते में 1 दिन का काम मिल रहा है तो आपको एम्प्लॉयड मान लिया जाता है, लेकिन आप अंडर एम्प्लॉयड हैं, आपके पास पूरा काम नहीं है। और चौथा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कृषि में आपके पास काम नहीं है, आप खेत पे जा रहे हैं, आप खेत पे बैठे हैं लेकिन काम नहीं है, उसका प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो ये 4 तरह का हमने जोड़ा है। तो इसको जोड़ने के बाद पता लगा कि 304 मिलियन लोगों के पास तो काम है और 278 मिलियन के पास प्रॉपर काम नहीं है। यानी 85% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव प्रॉपर जॉब
85% के पास नहीं है। तो 15 से 25 साल की उम्र के बीच में 24 मिलियन बच्चे हर साल रोजगार के लिए आते हैं। कोई अपना हाई सेकेंडरी के बाद आ रहा है, कोई बीए के बाद आ रहा है, कोई एमए के बाद आ रहा है, तो पर 24 मिलियन, उसमें से आधा मिलियन को संघर्ष क्षेत्र के जॉब मिलेंगे और बाकी असंगठित क्षेत्र में जाएंगे। और वहाँ पे जो तनख्वाह है असंगठित क्षेत्र में, उसका रेशियो 1:5, 1:10 होता है। अगर आप जेएनयू में देखें तो जो ये आपके जो सिक्योरिटी वाले हैं जो कंपनी के थ्रू आते हैं उनको मिलेगा 12-15 हज़ार रुपये। अगर वो जेएनयू के एम्प्लॉय होते जैसे पहले होते थे तो उनको मिलता 60-70 हज़ार। तो जो इनकम डिफरेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो काम जो है अब उस पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि हर एक सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहता है। तो अब आपने देखा कि जैसे रेलवे के निकले क्लास सी क्लास डी के काम जो 2019 में, तो कितने काम निकले 35,000, और उसके कितने लोगों ने अप्लाई किया 1.2 करोड़ लोगों ने, और उसमें से भी 7 लाख को सिर्फ इंटरव्यू में 3 साल बाद बुलाया गया। तो हंगामा हो गया क्योंकि लोगों ने कितने सालों से तैयारी की थी, इम्तहान लिया था, रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर जो आया तो ये गड़बड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में 2015 में पियोन की नौकरी निकली, कितनी निकली 360, उसके लिए 380 पीएचडीज ने अप्लाई किया, 2 लाख बीटेक एमटेक बीकॉम एमकॉम ने कर लिया अप्लाई। तो आप हताशा और निराशा देखिए यूथ की कि मतलब आपने पीएचडी कर ली और आप पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने एमटेक कर लिया आप पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। लेकिन सरकारी नौकरी में इसका जो समाधान नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां कितनी हैं इस समय, जो हमारा संघर्ष क्षेत्र है उसको अगर सारा जोड़ लें तो उसमें 33 मिलियन है और उसमें से 18 मिलियन संघर्ष क्षेत्र के, लेकिन टोटल जो हमारा 500 मिलियन है उसका तो 4% भी नहीं है। तो 4% लोगों को है। अब चलिए ये भी मान लिया कि सरकार में और एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कंपेयर टू अदर एडवांस कंट्रीज रोजगार सरकार में बहुत कम है। नंबर ऑफ पुलिस पीपल पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जजेस पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन वगैरह बहुत कम है। उसमें चलिए हो गया, कितना हो जाएगा 4% से 5% हो जाएगा, 6% हो जाएगा, लेकिन 94% तो फिर भी बाहर रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या रिफॉर्म करना है, माइक्रो सेक्टर और एग्रीकल्चर में 45% काम करते हैं और माइक्रो सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर का 97.5% रोजगार है। अब ये माइक्रो सेक्टर ही पिट रहा है, माइक्रो सेक्टर के कम होने से रोजगार की कमी है। तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारे समाज में रोजगार के लिए, वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा रहे हैं ये लोग, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा के कोशिश कर रहे हैं कि इसको किया जाए। तो मेरा जो मानना है कि जो गरीबी है वो कम नहीं हो रही है, और गरीबी जब होती है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है। अब लोग आंकड़े दे रहे हैं, अभी जैसे सुरजीत भल्ला का आर्टिकल आया, फिर जॉन रेज का आया, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आप लोगों ने शायद देखा होगा। पर मेरा मानना है कि गरीबी इज स्पेस एंड टाइम स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सोशल मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन। सोशल मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन जो 1960s में था वो 1990s में नहीं है, जो 1990s में था वो 2020 में नहीं है। अब आज अगर एक रिक्शे वाले के पास मोबाइल फ़ोन है तो वो भी एक ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि अब मोबाइल फ़ोन है तो इसलिए वो गरीबी कम हो गई, वो उसके लिए अहम है क्योंकि उससे उसका कांटेक्ट है, उससे और कोई प्लम्बर है उसके पास कोई जगह नहीं है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है। तो अगर आप सोशल मिनिमम नेसेसरी कंजम्पशन लेके चलेंगे तो पॉवर्टी लाइन इज चेंजिंग लाइन, इट्स नॉट अ फिक्स्ड लाइन। और जो चेंजिंग लाइन है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो चेंजिंग लाइन में क्या हो रहा है। तो इसके जो मैंने बताया ई श्रम पोर्टल का डेटा कि 28 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, उनमें 94% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। उसी तरह जो दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक सर्वे आया 2018 का, उसमें बताया गया कि जो दिल्ली में जो परिवार हैं 90% परिवार 25,000 रुपये से कम खर्च करते हैं और 98% परिवार 50,000 रुपये से कम करते हैं। अब दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, देश की 3 गुना है। तो उसको 3 से अगर डिवाइड कर लें तो 90% परिवार देश के 10,000 रुपये से कम खर्च करते हैं, 98% परिवार 20,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। तो ये दिखाता है कि 10,000 रुपये की जो परिवार 5 का है वो गरीब है। तो गरीबी बहुत बड़े लेवल पे है और उसके लिए हमें चेंजिंग लाइन देखनी पड़ेगी। तो ये जो सारी समस्या है जो इतनी भयंकर रूप में है, उसका पॉलिटिकल पहलू यह है कि सरकार डाइवर्ट करती है अटेंशन, इमोशनल इश्यूज़ पे ले जाती है। किस प्रकार के इमोशनल इश्यूज़? उसमें एक ये है कि भाई देखो इनको तो हम ये दे रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए हम ये कर देंगे। तो जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उससे ध्यान भटका देते हैं। नोटबंदी का बहुत बुरा असर पड़ा गरीब तबके पे, असंगठित क्षेत्र पे, लेकिन ये कहा कि देखो अमीर को भी लाइन पे खड़ा कर दिया
लेकिन किसी गरीब ने किसी अमीर को लाइन में नहीं खड़ा देखा। ये कहा गया कि जब अमीर का भी पैसा डूब गया, किसी का डूबा नहीं, 99.3% तो कैश वापस आ गया, तो किसका पैसा डूबा? और जो बाकी भी था, जो 0.7%, वो हमें पता है वो नेपाल में था, भूटान में था, बांग्लादेश में था, वो उसका तो पूरा 100% आ गया। जिसके पास काला था उसने नए नोट में कन्वर्ट कर लिया। तो जिसने काला कमाया उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ? गरीब आदमी का। तो यही मैं कहता हूँ कि इनविजिबलाइजेशन है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो संघर्षित क्षेत्र है उसने असंगठित क्षेत्र को एक कॉलोनी बना लिया है। तो इट्स अ कॉलोनाइजेशन। हाँ हाँ, तो इट्स अ कॉलोनाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ है, इसमें जो गरीब तबका है, जो असंगठित क्षेत्र में है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो इसमें है, वो एकदम मार्जिन पे है। तो हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि हमें मूवमेंट्स चाहिए। मूवमेंट्स किस प्रकार की हों? असंगठित क्षेत्र को और कृषि को हमें ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि वहीं पे सब ज़्यादा लोग हैं। और जो संगठित क्षेत्र उसमें तो 6% लोग ही हैं। अगर हम उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो फिर हमारे जो मूवमेंट है वो कमज़ोर रहेगा। तो जो मार्क्स ने कहा था लेबर एरिस्टोक्रेसी, कि मतलब एक लेबर है जो एक ऊपर का है और एक लेबर बाकी लेबर है, और वो हमारा जो असंगठित क्षेत्र वो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है। उसके चलते हुए जो हमारा संगठित क्षेत्र वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आज 70-75 साल बाद भी जो संगठित क्षेत्र वो असंगठित क्षेत्र को मोबिलाइज नहीं कर पाया, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। जब तक ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगी, जब तक हम कंज्यूमरिज्म को काउंटर नहीं कर पाएंगे, जो कंज्यूमरिज्म है जो हमारा ध्यान भटका देता है, जो इमोशनल इश्यूज़ हैं जिसके बारे में लोगों को समझ नहीं आ पाता है कि किस वजह से है, तो अपनी परेशानी को वो कन्वर्ट कर लेते हैं इमोशनल इश्यूज़ में। ये चीज़ें जब हमारे उसमें आएंगी तभी होगा। और आपने देखा जो ग्लोबल क्राइसिस के बाद 1% अगेंस्ट 99%, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, अरब स्प्रिंग, ये सब आए और साल भर बाद ये नहीं आगे बढ़ पाए, क्योंकि उसमें आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं था। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बिना वो बात आगे चलती नहीं है। आप मूवमेंट कर लिया आपने 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, पर उसके आगे नहीं बढ़ती। तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, ये समझ कि कहाँ से ये सोर्स है, इसका सोर्स हमारे इकॉनमी में, हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ रहा है, ग्लोबली कहाँ से आ रहा है, ये हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कहाँ से कर्टेल हो रही है। जब ये समझ आएगी तब हो सकता है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हों। धन्यवाद।